आठवां वेतन आयोग या एट्थ पे कमीशन इस वक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल और स्टेट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों के लिए, और इसके साथ तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्ट का, कौतूहल का विषय है। और बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सीधा सीधा उनकी तनख्वाह का फैसला होना है, उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी इसका फैसला होना है। लेकिन बाकी लोग, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, आमतौर पे पहले तो होता था कि पहले केंद्र सरकार अपनी तनख्वाह में नया वेतन आयोग लागू करती थी, वहां तनख्वाहें बढ़ जाती थी। फिर राज्यों में आंदोलन होते थे, फिर राज्य सरकारें अपने अपने या तो वेतन आयोग बैठाती थी या तय करती थी कि वहां कितना बढ़ाया जाए। लेकिन फिर कुछ सालों से ऐसा होने लगा है कि जैसे ही केंद्र में वेतन आयोग की रिपोर्ट आती है, राज्य सरकारें भी एक के बाद एक ऐलान करना शुरू करती हैं कि ये हम भी इसी को लागू कर रहे हैं। तो ज्यादातर जगह ये बिना किसी विचार विमर्श के लागू हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भी ज्यादातर इसी अंदाज में काम करती हैं। और फिर जब सरकार में सब तरफ तनख्वाह बढ़ती है, तो बाजार में आता है एक लिक्विडिटी की बाढ़ आती है, इकोनॉमी में रफ्तार आती है। लोग तमाम कयास लगाने लगते हैं कि अगे लोग, जिनके पास पैसा आया है, जिनको एरियर मिलेगा, वो क्या खरीदेंगे, क्या क्या चीजें आगे बढ़ेंगी। तो एक तरह से इकोनॉमी के लिए अच्छा बूस्ट आता है। इसलिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरीज फिर हिसाब लगा कि भाई अगर सरकार में ये मिल रहा है तो प्राइवेट में मिलना चाहिए। उस अंदाज में इसको ध्यान से देखा जाता है, फिर नजर रखी जाती है। अब प्रश्न इस वक्त ये है कि क्या होने जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, और क्या बड़ा फिटमेंट फैक्टर होने का मतलब हमारी सैलरी में जबरदस्त उछाल। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में ये प्रश्न है। लेकिन इसका जो असली गणित है अंदर का, वो बड़ा इतना सीधा साधा नहीं है। जब ये गणित लगाई जाती है, तो इतिहास में अगर आप जाके देखें कि फिटमेंट फैक्टर, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर देख के गुजारा नहीं होता है, उसके साथ आपको और चीजें भी देखनी पड़ेंगी, वरना आप झांसे में आ सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 2.8 हो गया, मतलब जो मिल रहा है उसका 2.5 गुना, या जो मिल रहा है उसका 2.8 गुना, या 280%, तो बिल्कुल तनख्वाह में जबरदस्त उछाल आ जाएगा, 150% की तेजी आ जाएगी। लेकिन सच बात यह है नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो होता है, इसके हिसाब से जब सैलरी बढ़ती है, तो वो ये फिटमेंट फैक्टर आपको बहुत ऊंचा सपना दिखा सकता है, लेकिन असली उससे काफी कम हो जाता है। और उसकी वजह यह है कि डीए मर्जर एक चीज होती है। डीए का मर्जर होता है, जो अब तक आपको महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस मिल रहा होता है, उसको बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है। और जैसे ही वो मर्ज होता है, तो उसके बाद यहां गणित पूरी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, ध्यान देने की बात है। फिटमेंट फैक्टर क्या है, पहले ये समझना चाहिए। आयोग ये सिफारिश करता है कि जिस वक्त पिछली बार तनख्वाह बढ़ी थी और तब से अब तक ये परिस्थितियां बदल चुकी हैं, खर्च के पैटर्न बदल गए हैं, महंगाई इतनी बदल गई है, तो महंगाई बढ़ गई है। उसको हिसाब रखते हुए अब मान लीजिए 2.5 2.7 कोई फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए कि अब इतनी बढ़ा के आपको तनख्वाह देनी चाहिए। लेकिन जब वो रिपोर्ट लागू होती है, तो ध्यान दीजिए, उससे पहले ही पिछली बार जब रिपोर्ट लागू हुई थी, उसके बाद से धीरे 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 महंगाई के साथ महंगाई भत्ता बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन इंडेक्स है। सरकार उसकी किस्तें बीच बीच में जारी करती हैं, आप खबरें पढ़ते होंगे। तो जब नया पे कमीशन आता है, तब तक आमतौर पे डीए काफी बढ़ चुका होता है। कभी 50% होता है, कभी वो 100% होता है, और कभी कभी 125 या 150% बेसिक पे के मुकाबले भी होता है। तो जब नया सैलरी स्ट्रक्चर आता है, तो ये जो डीए है, इसको पहले आप उस फिटमेंट फैक्टर में लाने से पहले इसको भी मर्ज किया जाता है। उसके बाद उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो सैलरी बन रही होती है, उसको जब आप कैलकुलेट करके देखते हैं, तो फिर बढ़त जो है बहुत कम होती है। एक उदाहरण के तौर पर इसको अगर आप देखना चाहें, तो सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जब आई थी, तो क्या हुआ था। सातवें वेतन आयोग की सेवेंथ पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो फिटमेंट फैक्टर तय हुआ 2.57। यानी आप उसको 100 के सामने 257 मान के रखिए कि अगर 100 रुपए तनख्वाह थी, तो 257 हो जानी चाहिए। लेकिन उस वक्त तक डीए हो चुका था 125%। यानी 100 रुपए बेसिक सैलरी पर 125 रुपए डीए मिल रहा था।
100 रुपए बेसिक सैलरी वाले को 225 रुपए तनख्वाह मिलने लगी थी। तो अब उदाहरण के तौर पे देखें, 7,000 रुपए जिसकी बेसिक सैलरी थी, उसका डीए था 8,750 रुपए। तो उनके खाते में या उनकी जेब में ऑलरेडी 15,750 रुपए महीना आ रहा था। और अब 7,500 की बेसिक सैलरी के हिसाब से उनको जब फिटमेंट फैक्टर बनाया गया 2.57 से, तो बना 18,000 रुपए। नई बेसिक सैलरी होनी चाहिए 18,000 रुपए। तो अब 18,000 हो गई बेसिक सैलरी, लेकिन अब एक्चुअल बढ़ोतरी कितनी हुई? क्योंकि अब इस बेसिक सैलरी में कोई डीए शामिल नहीं है, डीए सारा मर्ज कर दिया गया है। तो असली बढ़त आपकी हुई 18,000 में से 15,750 रुपए कम किए गए, तो 2,250 रुपए मात्र आपकी बढ़ोतरी हुई। ये कोई कम बढ़ोतरी नहीं है, लगभग 14.3%, 14.3% की बढ़ोतरी थी। कि आप प्राइवेट सेक्टर में आजकल देखें तो यहाँ 10 के ऊपर बढ़ोतरी होना बिल्कुल लगभग असंभव हो गया है। बहुत कम लोगों को उससे ऊपर की बढ़ोतरी मिल रही है। तो सुनने में, लेकिन यहां जो बात बताने की है वो ये है कि सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, 2.57x, यानी 2.57 टाइम्स, 157% का उछाल आने जा रहा है, लेकिन असली बढ़त हुई 14% की। इसी तरह जब आप अलग अलग वेतन आयोग देखेंगे तो रियल इंक्रीज अगर देखें, पिछले जो 6 वेतन आयोग आ चुके हैं, दूसरा वेतन आयोग 14.2% की बढ़त लेकर आया था। असली जो वास्तविक तनख्वाह थी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, उसके ऊपर जो बढ़ोतरी हुई वो थी 14.2%। तीसरे वेतन आयोग में 20.6% की बढ़ोतरी हुई, चौथे में 27.6% की, पांचवें वेतन आयोग ने दिया 31% का इंक्रीमेंट मान लीजिए, बढ़ोतरी मान लीजिए, और छठा वेतन आयोग बिल्कुल कह सकते हैं आप बम्पर लॉटरी लेके आया था, उसने 54% का रियल इंक्रीज दिया है। अब तक की सबसे बड़ी बढ़त छठे वेतन आयोग के बाद आई थी, वो है 54%। और सातवें वेतन आयोग में ये फिर 14.3%, जो अभी ये बताया था कैलकुलेशन, ये लगभग दूसरे वेतन आयोग के बराबर 14.2% वहां था, ये 14.3% है। तो सबसे बड़ा छठा वेतन आयोग, सबसे जबरदस्त बढ़ोतरी, और सबसे कम दूसरे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग में हुई है। तो ये हिस्ट्री इसलिए जरूरी है कि ये देखें कि आठवें वेतन आयोग का जब फिटमेंट फैक्टर है, उसके सामने क्या प्रोजेक्शन किसको किया जाना चाहिए। लेकिन अब अगर आप सामने क्या पॉसिबल परिस्थिति हो सकती है उसको देखें, तो एक मान लीजिए कि आज की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और डीए है 58%, और लगभग अभी 1.5 से 2 साल लगने हैं आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में, तो लागू होने में, तो करीब 4 बार डीए अभी और जुड़ सकता है। तो मान लीजिए यहां से डीए जाकर 68% हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन के पहले, तो 18,000 का 68% होगा 12,240 रुपए। तो टोटल सैलरी पहले हो चुकी होगी, 18,000 वाले बेसिक सैलरी वाले आदमी की सैलरी हो चुकी होगी 30,240 रुपए। तो अब इस 30,240 रुपए के ऊपर ही फिटमेंट फैक्टर वाली सैलरी जुड़ेगी। तो अगर 1.9 फिटमेंट फैक्टर आया, तो 1.9 से होता है 34,200 रुपए 18,000 का। तो एक्चुअल बढ़त होगी 3,960 रुपए, परसेंटेज में जोड़ेंगे तो 13%। तो 1.9x बढ़िया दिख रहा है, लेकिन बढ़ोतरी होगी 13% की। मान लीजिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आ जाता है, जैसे सेवेंथ पे कमीशन में आया था, तो बढ़त हो जाएगी, टोटल होगा 46,260 रुपए, और बढ़त होगी लगभग 16,020 रुपए की, और ये अच्छी 53% की हाइक हो जाएगी। और मान लीजिए 2.86 का फिटमेंट फैक्टर आ गया, तो फिर आपको टोटल हाथ में आएंगे 51,480 रुपए। इसका मतलब हुआ 70% की हाइक आ सकती है, ये अच्छा भला जंप होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान देने वाली यही है कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर देख के किसी गलतफहमी में, किसी मुगालते में नहीं आना है, उसके साथ अपना एग्जिस्टिंग डीए जोड़ना है और तब गणित जोड़ना होगा। यही सबसे अच्छा फॉर्मूला रहेगा।